हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? सब शानदार है। तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद, और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे भाई अपनी आज की क्लास। और बताओ भाई लोग, बेवकूफ बन रहे हो नहीं बन रहे हो? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक सेकंड रुको बस। मजा ही मजा है, बहुत सारे। तो भाई देखो, जब दिल्ली ब्लास्ट हुए थे ना, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर आप कुछ नहीं बोल रहे, आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ठीक है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आप क्यों? मैंने तुम्हें तब एक बात बोली थी। मैंने बोला था यार मेरे को नहीं बोलना है इस सब में कुछ, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और अच्छा क्या नहीं लगता कि जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें बेसिकली मीडिया से मिलती है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस इन्फॉर्मेशन ने यू टर्न ले लिया है। ठीक है, और इसलिए मैं उस दिन किस नहीं बोला था। अभी आपको देखा कि अल्टीमेटली हम सब बेवकूफ़ बन चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में, वो सारे के सारे, मतलब जिन पे आरोप थे वो सारे के सारे रिहा हो गए हैं, और उनको बरी कर दिया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब वो ब्लास्ट किसने किए थे हमें फिर से नहीं पता है। तो इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं बोला था, क्योंकि ये सब होता रहता है, इस सब में इतनी ज़्यादा राजनीति रहती है, गोल गोल घूमता रहता है, और हमें कभी पता ही नहीं चल पाता। ना हमें पुलवामा अटैक का पता चला है आज तक, उसके बाद भी जो हमले हुए उसका नहीं पता चला हमें। ठीक है, फिर अभी जो कश्मीर में हुआ था, ये वो क्या, जब उनसे वो कलमा पढ़वा के गोली मारी थी, तभी वो भी सब कुछ सॉर्ट ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ यार, क्या बोलूँ, दिल दुखता है। लेकिन फिर मेरे को लगता है यार मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें, जो जब तुम्हें सब दिख रहा होता है ना कि क्या हो रहा है, तो फिर और तुम्हें लगता है कि यार इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमारी बस यही गलती होती है अल्टीमेटली कि हम चीज़ों को ऊपर से देखते हैं। अंदर से देखिए चीज़ों को, गहराई से समझने की कोशिश करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, तभी आप देश को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, पहलगाम अटैक का भी हमें नहीं पता, पुलवामा अटैक का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर ब्लास्ट दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, नहीं पता। तो ये सब बड़ा कॉमन हो गया, और देखो हमारे देश में इसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जनता ऐसी है, वो तरस रही है अभी चीज़ों के लिए। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से अभी हम चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ हिट क्या होता है, हमारे यहाँ वो वाला गाना हिट हो जाता है कि मैं थार ले आऊँ, मंत्री से बात करा दूँ तेरी। ठीक है, काले शीशे हैं मेरी गाड़ी के, बंदूक मेरे पास दो नाली है, मंत्री मेरे से दबता है, तेरे भाई का दबदबा है। ये सारी चीज़ें हमारी है ना सुपर हिट होती हैं। और क्यों होती हैं ये चीज़ें हिट? क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए तरसते हैं कि हाय अच्छी गाड़ी में बैठने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, है ना? तो ये बड़ी परेशानी है। तो कौन कौन चक्कर में पड़े कि क्या सच है, कौन जाए स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना, कौन जाए डेमोक्रेसी की तरफ, कौन समझे कि क्या होता है? अभी हम इसमें ही तो, इसलिए थोड़ा समझ लो ना। चलो, अब फिर पढ़ाई करेंगे आज अच्छे मूड से, शानदार वाली। ठीक है, पता है वो खुशी क्यों हुई ना, आज थोड़ा खुश मैं हुआ, और पता है खुश क्यों हुआ मैं? क्योंकि जिस दिन ये ब्लास्ट हुए थे ना, उस दिन मेरे को पता नहीं क्यों एग्जैक्टली पता था ये क्या है। मतलब मैं चुप था, मैंने ना सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, क्लास में, कहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलता तो लोग बोलते हैं यार तुम ऐसे बोल रहे हो, ब्लास्ट हो गए ये वो। मैं चुप था। ठीक है, लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें इसके बारे में बोली, कोई बोल रहा है ये वाइट कॉलर टेररिज्म है, कोई कह रहा है कि ये वाला टेररिज्म है, लोगों ने उसको नाम देना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरे को पता था ये तो ऑब्वियस है, सामने दिख रहा था सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आज जब चीज़ें, कल चीज़ें क्लियर हुई, तो मेरे को लगा यार क्या करें। ठीक है, अपने हिस्से का बस काम कर सकते हैं, चलो दम लगा के पढ़ाते हैं, कुछ और ऑफिसर बनाते हैं, इसके अलावा बस क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, थोड़ा वॉइस इशू हो रहा है, कहीं सही करवा देते हैं। ठीक है, बताओ बेटा क्या इशू हो रहा है वॉइस में, अभी सही करवाते हैं। मुझे क्या पता था, मुझे वो पता था जो पूरे देश को पता है अब। इसीलिए तो कहता हूँ पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है।
अभी कराते हैं बॉस सही। हेलो भाई, एक छोटा सा काम करेंगे, वॉइस चेक करो यार, ये वॉइस में बच्चा बोल रहा है, दिक्कत है। हाँ ठीक है, देखना क्रैक हो रही है या कम लग रही है, जैसे भी हो थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। हम्म, हम्म, चलिए। तो भाई मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि अपने आप को मजबूत करिए, पढ़िए, नज़र पैनी रखिए, पढ़िए। सिर्फ आपकी ताकत जो है ना वो ज्ञान हो सकती है। जिस दौर में अभी आप जी रहे हैं ना, ये दौर बदलेगा। ठीक है, ये दौर बदलेगा। अभी आपको अगर अपने आसपास अंधकार और बुरा लग रहा है तो जान लीजिए कि इसके अंदर जो प्रकाश डालने वाले हैं ना वो आप ही हैं, आप ही हैं। ठीक है, और आपको आपका वो प्रकाश कहाँ से आएगा? वो ज्ञान से आएगा। आप जानते हैं, आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो चाणक्य जैसे लोगों ने, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने दुनिया को ज़बरदस्त प्रकाश दिया ना, और वो ज्ञान से मिला। तो आप अपने ज्ञान से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो दम लगाइए। ठीक है, पढ़िए, सीखिए, सच तक पहुंचिए ना, मैं आपसे यही कहूँगा ना। आप क्योंकि आप देश के जवान हैं यार, 17-18 साल उम्र है। चलो, तो अब ये देश वो है ना, लाए हैं ये तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों इनको रखना संभाल के। तो अब आप लोग हैं यार, आप ही के हाथों देश है, आप ही को बढ़ाना है। जैसी सोच आपकी होगी वही सोच देश की होगी। ठीक है, जैसी सोच आप लेके चलेंगे वैसी सोच देश लेके चलेगा। ठीक है, अपनी सोच अच्छी रखिए और पढ़िए। चलिए, नाउन टू हमने किया, प्रोनाउन पार्ट वन, प्रोनाउन पार्ट टू हमने किया, सिनोनिम्स में हमने किया, डीपीपी लगाई होगी क्या। बहुत सारे नए क्वेश्चंस तुम्हें मिले होंगे, अल्टीमेटली नए वर्ड्स मिले होंगे। पर क्या तुम यहाँ पे अब स्कोर कर पा रहे हो? डीपीपी में कौन सी वाली डीपीपी? जो हमारी वोकैबुलरी की डीपीपी थी। हैव यू स्कोर्ड इन दिस? जल्दी से बताइए, क्या स्कोर किया? अच्छा ठीक है, तो कुछ बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना बाबू, उनके लिए रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू रीड एज मच एज पॉसिबल। रीडिंग इज मस्ट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये रीडिंग, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग ज़रूर करते रहिए अगर आप चाहते हैं, और वोकैब रजिस्टर को अपने अपडेट करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो एडजेक्टिव में आज आप मेरे साथ इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, और अल्टीमेटली कुछ वोकैबलरी भी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है दोस्त, दैट्स वेरी नाइस। कौन है भैया? समुद्रा गुप्ता, वेल वेल डन। 2 किताब खत्म कर लिए तो बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। कोई बात नहीं है, देखो ये नहीं सोचना है आप एक तपस्या में है। मैंने बहुत बार बताया, ये मेरे से नहीं कहना है, ये बिल्कुल जाहिलों वाली बात है। सर मैं रीडिंग भी कर रहा हूँ, मैंने वो कैब रजिस्ट्री बनाया, पर मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये पता है कैसे, ये वैसे ही है कि तुम बैठे तपस्या करने के लिए कि आज भगवान को देख के उठूंगा। 3 दिन हुए तुम्हें बैठे, तुमने आँख खोली, आए नहीं क्या? आए नहीं अब तक? अच्छा, फिर शाम को खोल ली यार, शाम में भी नहीं आए, शाम में तो आना चाहिए। रात हो रही है, ठंड लग रही है यार, आए नहीं यार, भगवान आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता ये तपस्या है। ये बैठ जाओ आंख बंद करके, ठीक है, दम लगाते रहो, नेकी करते रहो, और दरिया में डालते रहो। ये नहीं सोचना है कि इसका फल कहाँ है। कहते हैं ना, बस तू तो कर्म कर रहा है तो फल क्यों देख रहा है? तू कर्म करे जा, और फिर देख जिस दिन तुझे फल मिलेगा ना, तो खुश हो जाएगा। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सब यहाँ से मेंटालिटी से हैं आपकी। आप सोचते हैं मैं 10 दिन ये करूँ और उसका रिजल्ट दिखने लगे। नहीं भाई, आपने सालों से नहीं पढ़ा है बाबू, है ना, बढ़िया से पढ़ना है। तो जब तक एग्जाम है तब तक हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी ईमानदारी से अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए, कामयाबी चूम लेगी आपकी। क्या? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, अब बात करते हैं ये एडजेक्टिव्स कौन होते हैं यार। हिंदी में कहलाए जाते हैं ये विशेषण।
हिंदी में कहलाए जाते हैं विशेषण। और ये बिना नाउन के नहीं आते हैं, इनके साथ नाउन का जोड़ा जरूर, नाउन होगा तभी एडजेक्टिव का जन्म होगा। कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होगा तभी ही एडजेक्टिव का जन्म होगा। क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है। जैसे मैंने कहा मोटा, तुम कहोगे सर कौन मोटा, मैं काला, तुम कहोगे ना क्या काला, मैं कहूँ लंबा, मैंने कहा सर क्या लंबा, मैंने कहा गोल, अरे सर कौन गोल, सूखा, कौन सूखा। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे एडजेक्टिव थे, इनको एक नाउन चाहिए होता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, गुड, पुअर, मैनी, सम, फैट, स्मॉल, सारे के सारे कौन है ये, एडजेक्टिव्स हैं। अब ये अकेले इनका कोई गुड, अच्छा, कौन अच्छा, क्या अच्छा बताओगे ना। जैसे गुड वर्क, पुअर परफॉर्मेंस, मैनी पीपल, सम बुक्स, फैट बॉय, स्मॉल कार। अब बात कंप्लीट हुई। तो ये सारे के सारे हो गए आपके नाउन और ये हुआ आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन, और यू कैन से अ नाउन इक्विवेलेंट। तो क्या डेफिनेशन बनी है इसकी, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन इक्विवेलेंट, नाउन या फिर नाउन के बराबर की किसी चीज को के बारे में बताता है। इतनी बात समझ में आई आपको, एडजेक्टिव क्लियर हो गया। मेटामॉर्फोसिस मतलब कंप्लीट चेंज होता है। हाँ, ये बंद कर देते हैं। जिस दिन आप पता है पढ़ने लगेंगे, सच में रीडिंग करने लगेगा पूरा क्लास, उस दिन एक नया चेंज देखूंगा मैं क्लास में। चैट खुली होगी लेकिन कोई बकवास नहीं कर रहा होगा, हर एक बच्चे के शब्द में कुछ दम होगा, वो लिखेगा तो दमदार लिखेगा, चैट में कुछ आएगा तो सब्सटेंशियल आएगा, नहीं तो कुछ भी वो बकवास नहीं कर रहा होगा। ये रीडिंग आपको देती है, ये ना आपको अंदर से बदल देती है, आपके विचार बदल देती है, आपके सोचने का तरीका बदल देती है। दुनिया कैसी दिखती है, कैसी दुनिया आपको दिखा रही है कि मैं कैसी हूं, आप वो नहीं देखते, जैसी वो असल में है वो आप वैसी देख पा रहे होते हैं। तो आपकी नजर बदल देती है, विजन बदल दे रही है। इसलिए मैं आपसे रीडिंग कहता हूँ। जिस दिन आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग करने लगेंगे ना, उस दिन मेरे को कभी चैट बंद नहीं करना पड़ेगी, समझ रहे हो। चैट खुली होगी और मैं आंसर्स भी दे रहा हूँ, और सबको पता होगा कब कमेंट करना और कब कमेंट नहीं करना। ठीक है, ये एक पढ़े लिखे माहौल की पहचान होती है, समझ लो। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन इक्विवेलेंट। अब डिफाइन करते तो क्या बताता है, क्या डिफाइन करता है सर, क्या बता देगा कोई किसी के बारे में, दो ही चीजें बता पाता है बेचारा। तो मैंने क्या बताया कि भाई एडजेक्टिव बाबू है, ये बता क्या रहे हैं, डिफाइंस नाउन इक्विवेलेंट। चलो, तो सर क्या बताते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, तो ये बताते हैं या तो किसी की क्वालिटी, किसी नाउन की, या फिर किसी नाउन की क्वांटिटी। अच्छा सर, क्वालिटी और क्वांटिटी बताते हैं। जैसे जैसे क्वालिटी बताने वाले हो गए कि कोई चीज गुड है, अगली है, पुअर है, स्मार्ट है, बिग है, स्मॉल है, ये सारे क्वालिटीज बताने वाले हो गए। इसी तरीके से कुछ क्वांटिटी बताने वाले होते हैं, जैसे सम, मैनी, फ्यू, मच, लिटिल। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसे आप हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये या तो क्वालिटी बताते हैं या फिर क्वांटिटी बताते हैं। इसके बाद अब हर एडजेक्टिव की ना 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। नहीं समझ रहे हो बात को। जैसे भाई, या तो मैं लिखता हूं गुड, या तो क्या मैं लिखता हूं गुड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख देता हूं, गुड लिखा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखी मैंने बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री मैंने लिखी बेस्ट। डिग्रीज भी 3 होती हैं इसकी। या फिर मान लो मैंने लिखा बैड, कंपैरेटिव डिग्री लिखी
वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी वर्स्ट। इसके बाद मैंने लिखा लिटिल, ये कंपैरेटिव डिग्री लिखी लेस, और सुपरलेटिव डिग्री लिखी लीस्ट। पूरे पूरे बदल गए। कुछ और एडजेक्टिव दिखाता हूँ। लेकिन जब मैंने लिखा स्मार्ट, तो ये कमबख्त बना स्मार्टर या बना स्मार्टेस्ट। अगर मैंने लिखा बिग, तो ये बिना बिगर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनी बिगेस्ट। या फिर टॉल, सुपरलेटिव डिग्री टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको याद कर लेता हूँ, इसमें यार EST लग रहा है, बाकी सब में आसान है। लेकिन कहानी कमबख्त यहाँ खत्म नहीं हुई। आगे बढ़ा तो हमने देखा कि एक था ब्यूटीफुल, और इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें करना पड़ा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके साथ लगाना पड़ा मोस्ट ब्यूटीफुल। हमने सोचा ऐसा एक ही वर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और भाई साहब है इंटेलिजेंट, इनकी पॉजिटिव डिग्री इंटेलिजेंस, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर हमने सोचा चलो 2-3 ही होंगे, ऐसे वाले होंगे, बड़े वाले वर्ड ऐसे होते होंगे, पर ऐसा नहीं। हमने देखा एक भाई साहब थे बड़े बोरिंग, और उनकी कंपैरेटिव डिग्री मोर बोरिंग, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट बोरिंग। तब दिमाग चकरा गया, समझ नहीं आया कि इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी। कभी तो कमबख्त ये पूरे पूरे बदल जा रहे हैं, और कभी क्या हो रहा है सिर्फ ER और EST लगा रहे हैं, और कभी क्या हो रहा है कि मोर और मोस्ट से काम चला रहे हैं। हम कैसे करें? दिमाग लगाया, देखा, पढ़ा, तो समझ आया एक चीज होती है अंग्रेजी भाषा में सिलेबल कहलाती है। क्या कहलाती है? SYLLABLE सिलेबल। जब आप अंग्रेजी को गहराई से पढ़ेंगे और जाएंगे फनेटिक्स में, और फनेटिक्स के ज्ञान को जानेंगे, कि फनेटिक्स का मतलब होता है फोन से बना वर्ड, फोन का मतलब होता है साउंड, कि अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर हैं वो किस किस तरीके से साउंड करते हैं, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होगा, वो फनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। पर अभी ये सब आप भूल जाइए, आप सिर्फ सिलेबल याद रखिए। तो सिलेबल होता है पॉज, कि जब आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो पॉज के साथ पढ़ते हैं, एक बार में पढ़ जाते हैं। तो जिन वर्ड को आप एक बार में पढ़ देते हैं, कोई पॉज नहीं होता, उनके साथ ER और EST लग जाता है। नहीं समझे? जैसे अगर आपसे मैं कहूंगा टॉल, तो कितनी बार में पढ़ोगे? टॉल, ये तो नहीं बोलोगे, एक बार में बोलोगे टॉल, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी टॉलर, टॉलेस्ट। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से अगर मैंने कहा ये वाला वर्ड कहो बिग, तो आपने एक बार में कह दिया बिग, बिग, ये नहीं हो सकता है। आपको बिगर और बिगेस्ट, इसलिए इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होगी। ये समार्ट, समार्ट नहीं है, स्मार्ट, एक बार में बोलोगे स्मार्ट, स्मार्ट नहीं बोलोगे, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री इसकी ऐसी बनी। क्यों? काहे? सिंगल सिलेबल, एक बार में बोला जाएगा ये वर्ड, कोई पॉज वॉज नहीं है इसमें। अब ऐसे वर्ड जिनको एक से ज्यादा बार में बोला जाएगा, उन्होंने अपने साथ मोर और मोस्ट लगाने की सोची। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, एक बार में कहते ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कह नहीं पाओगे, ब्यूटीफुल, आपको ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल ना, आपने ऐसे लोगों को कहते हुए। तो यहाँ पे पॉज आ जाता है, ब्यूटीफुल, मोर एंड मोस्ट आप लगाएंगे। इसी तरीके से इंटेलिजेंट को भी आप एक बार में नहीं कहने पाएंगे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये जितने भी होते हैं ना ING वाले, ये तो वैसे ही 2 बार में बोले जाते हैं। ब्रिंग नहीं बोलोगे, बोरिंग, इट्स बोरिंग, डेयरिंग, केयरिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉज आ जाता है, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। जितने भी ING वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, या फिर ये ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट, इस वाले जितने भी होते हैं, मोर देन 1 syllable, तो आप इसमें क्या करते हैं? मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब बची भाई इनकी कहानी। तो इनकी कहानी सबसे आसान है, ये सीधे हैं बहुत ज्यादा, सीधे। हाँ, ये बस 3 ही है, इनको याद करना है, चौथा ऐसा कोई एडजेक्टिव ही नहीं है।
ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। ये तीन ही है जो बेचारे कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। गुड बेटर बेस्ट याद होता है आपको, बैड वर्स वर्स्ट आपको याद होता है, लिटिल लेस और लीस्ट बस आपको याद करना है। और इस तरीके से आप सारे एडजेक्टिव्स के बारे में समझ सकते हैं कि कब हम ER, कब EST लगाएंगे, कब मोर और कब मोस्ट लगाएंगे, और कब वो कंप्लीट चेंज हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट चेंज, ये छोटे वाले सिंगल सिलेबस वाले ER EST, और जो थोड़े से बड़े वाले हैं, एक से ज्यादा पॉज वाले हैं, तो अल्टीमेटली उनके साथ मोर या मोस्ट लगाते हैं आप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? थम्स अप, PW टाइगर बना दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज हो तो पूछ लीजिए। चलो, तो ये कहानी हुई किसकी? आपकी सिलेबल की कहानी हो गई। हाँ, अब बात करते हैं सर इसका इस्तेमाल क्या है। ये तो बात समझ में आ गई कि ये क्यों होते हैं, पर इनका इस्तेमाल क्या है। तो भाई देखो, जब तुम किसी की सिर्फ क्वालिटी बता रहे हो, उसको कंपेयर नहीं कर रहे हो, उसको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नहीं बता रहे हो, बस बता रहे हो तुम्हें वो ये सुंदर है, सुशील है, सगुड़ी है, ठीक है, सारे गुण लड़कों वाले हैं इसमें। सुशील भी लड़के का नाम होता है, सुंदर भी लड़के का नाम होता है, ठीक है, सगुण भी लड़के का नाम होता है, मतलब पूरी मर्द लड़की ढूंढ के लाए हो तुम। ठीक है, तो ये क्या है, तुमने मल्टीपल क्वालिटीज बताई, कंपैरिजन नहीं करा, तो सबको पॉजिटिवली तुम यूज करते हो। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो शी के लिए आया ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। यू आर वेरी हैंडसम, पॉलिटिशियंस आर करप्ट। तो भाई ये करप्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सारे के सारे कौन हैं? एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स। आ गई बात समझ में? समझ आई है तो बताइए, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द है तो पूछिए, है ना। तो इनका काम सिर्फ ना पॉजिटिव बताना होता है कि किसी चीज के बारे में, लाइट इज ब्राइट, दिस लाइट इज वेरी ब्राइट, ठीक है। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या डिग्री बनेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे जानेंगे, ठीक है। आ जाओ। अब हम क्या लिखें भाई, अब हम क्या लिखें? हाँ, केसेस ऑफ कंपैरिजन, हेडिंग डालेंगे आप, केसेस ऑफ कंपैरिजन। यार दुनिया में ना सबसे बुरी मुसीबत इसी की है, आदमी अच्छा खासी जिंदगी जी रहा होता है। तुम्हें पता है अभी पिछले कुछ सालों में जब से इंटरनेट बढ़ा है, तब से दुनिया में बहुत तेजी से क्राइम बढ़ा है, लालच बढ़ा है। उसका रीजन है, हमने दूसरों की जिंदगी में झांक लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बहुत बढ़िया से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, एक सुंदर सी बीवी है, उसके पास 2 सुंदर से बच्चे हैं, एक प्यारी सी भैंस है, एक अच्छी सी गाय है, 2 बकरी, छोटा सा खेत है, जिंदगी खुशहाल गुजर रही है, सब अच्छा चल रहा है। बीवी से बच्चे से उसके रिश्ते अच्छे हैं, घर में खुशहाली है, सब बहुत बढ़िया है। अब आ जाता है इंटरनेट, और वो झांक के देखता है अपने से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर की जिंदगी, वो भी कहीं पहाड़ों में खुशी खुशी रह रहा है, लेकिन आज उसे ये वाली जिंदगी लगती है, उसे लगता है आई हमारा तो कट रहा है, हमें तो पचा ही नहीं, हमारे पास तो AC नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। हम कंपैरिजन करने लगते हैं, और जो हमारे पास होता है हम उसको भी बर्बाद कर देते हैं। तो कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन ये हम नेचुरली ऐसे हैं कि हम कंपैरिजन करेंगे। हमें ऊपर वाले ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है दैट वी टेंड टू कंपेयर ना। नेगेटिविटी हमारे अंदर नेचुरली है, हम पैदा नेगेटिव हुए। इट इज द पॉजिटिविटी दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। हाँ, तो प्रैक्टिस हमें पॉजिटिविटी करनी है, नेगेटिविटी तो है हमारे अंदर। कोई अगर के मेरे को गुस्सा नहीं आता तो तुम गधे हो, तुम्हारे अंदर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है,
ठीक है, तुम कहो कि मेरे को क्रोध नहीं है, मेरे को हवस नहीं है, मेरे को क्या बोलते हैं लालच नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो आपको होगा ही। बट आपने उसको कंट्रोल किया है सालों प्रैक्टिस करके, पॉजिटिविटी से। ठीक है, तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी यही है कि भैया कंपैरिजन तो होगा, और होंगे तो इसलिए सेंटेंसेस का बनना भी जरूरी है। तो लैंग्वेज आपको यही सिखाती है क्या, कि किस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे कई सारे होते हैं और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में रखा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा केसेस ऑफ कंपैरिजन में। मल्टीपल केसेस है, जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस, सचिन इज बेटर देन सहवाग। सचिन इज मोर गुड या फिर मोर बेटर देन सहवाग। इन दोनों में से अगर एक भी हो सकता है तो सेंटेंस सही है, ये मान लीजिए। सचिन इज better than all other players. Sachin is better than all other players. Sachin is better than any other player. Sachin is better than all players. Sachin is the better of the two players. Sachin is of the 10 players. Sachin is the better. Sachin is more wise than handsome. अब जरा हम इसको देखते हैं। A B C D E F G H I। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंसेस आपके पास हो गए। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन से वाले गलत हैं। हाँ, और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4 ऑप्शन। और मैं बता दूं, अगर इन दोनों में से आप एक भी सही मानते हैं, एक भी सही मानते हैं, तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो गलत वाले कौन से हैं?
ओके गाइस, सो हियर वी हैव गॉट थ्री ऑप्शंस। आप फोर ऑप्शंस, आपको बताना है इनमें से कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। सो वी हैव गॉट 9 सेंटेंसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंसेस हैं। 9 में से 4 या फिर 3 गलत हो सकता है। ठीक है, तो कौन से गलत हैं आपको फटाफट बताना है। ऑल द बेस्ट। काफ़ी टाइम आपको मिल गया है, काफ़ी देर से आप इसे कॉपी भी कर रहे होंगे। अब तो बस एलिमिनेट करना है, जल्दी से बता दीजिए। ओह हो, पटकी आई, पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप सीखेंगे। सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला हमने आंसर सही करा। जरा देखते हैं कैसे। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, सब्जेक्ट शुड, इसे कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, शुड नॉट बी इंक्लूडेड while मेकिंग कंपैरिजन। तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। समझ रहे हैं? इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। तो सचिन इज बेटर देन सहवाग। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बेटर लगा हुआ है, ऐसे ही करते हैं। मोर गुड नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बेटर है। मोर बेटर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट है। ठीक है, अगला, सचिन इज बेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स। अब एक सवाल है मेरा सिंपल सा, जिसका जवाब आपको यस या नो में देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो उसने कहा ऑल अदर प्लेयर्स, क्या इसमें सचिन इंक्लूडेड है? आपको बताना है यस या नो, क्या इसमें सचिन इंक्लूडेड है? मैं पूछ रहा हूं, सचिन इज बेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स, तो क्या ऑल अदर प्लेयर्स में सचिन इंक्लूडेड है? यस या नो में जवाब देना है। यस या नो में जवाब देना है, सचिन इसमें इंक्लूडेड है या नहीं। और आपने बिल्कुल सही बताया, नो 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 नो, वो याद आ गया मुझे को, नो एंट्री वाला गाना। बिल्कुल सही बताया, इसलिए सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है और यहाँ पे भी नहीं करना होता। अगले पे आते हैं, सचिन इज बेटर देन अदर प्लेयर्स। अब मुझे बताओ अदर प्लेयर्स में क्या सचिन इंक्लूडेड है? अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ ना, अब डी वाले पोर्शन के लिए पूछ रहा हूँ, डी वाले सेंटेंस के लिए बताना है। सचिन इज बेटर देन ऑल प्लेयर्स, सचिन बेहतर है किससे? सारे खिलाड़ियों से। बट बेटर देन अदर प्लेयर्स, दूसरे खिलाड़ियों से। तो क्या दूसरे खिलाड़ियों में सचिन इंक्लूडेड है? यस या नो में बताना है बहुत तेज से, डी वाले के लिए। और एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ, नो 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 आ रहा है, एक आध किसी का यस आ रहा है, तो इतने गधे में मान के चलता हूँ कि होता है। तो ये वाला भी सही है भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। सचिन इज बेटर देन अदर प्लेयर, सचिन बेहतर है किससे? दूसरे खिलाड़ियों से। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं जरा तीसरे वाले पे। सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, इसका क्या मतलब हुआ? सचिन बेहतर है किससे? किसी दूसरे खिलाड़ी से।
अब बताओ सचिन इंक्लूडेड है या नहीं, ई वाले के लिए बताओ, यस या नो में सचिन इंक्लूडेड है या नहीं, ई वाले में सचिन इंक्लूडेड है या नहीं। बहुत शानदार, नो 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 नो, बहुत शानदार कहा आपने। तो ये भी सही हो गया। ये भी क्या कह रहा है कि सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, सचिन बेहतर है किसी दूसरे खिलाड़ी से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी सचिन इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, मैंने कहा सचिन इज बेटर देन ऑल प्लेयर्स, सचिन बेहतर है सारे खिलाड़ियों से, क्या इसमें सचिन इंक्लूडेड है या नहीं, एफ वाले के लिए बताना है आपको, क्या इसमें सचिन इंक्लूडेड है या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। अब हो गई मिली जुली सरकार, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं और कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, मतलब कंफ्यूज आ रहे हैं। तो कह रहे हैं सचिन इज बेटर, सचिन बेहतर है किससे, सारे खिलाड़ियों से। अरे तो सारे में तो सचिन भी आ गया, और वो सारों से कैसे बेहतर हो सकता है, मैं अपने आप से कैसे बेहतर हो सकता हूँ, अपने आप से कोई बेहतर हो नहीं सकता है, अपने आप से बेहतर तो बनना पड़ता है, हर दिन बनना पड़ता है, अपने आप से कोई बेहतर नहीं होता। तो फिलोसफिकली भी गलत है और ग्रामेटिकली भी गलत है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत था। समझ पाए? तो सचिन इज बेटर देन ऑल प्लेयर्स में क्या हुआ है, सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि जब इसने बोला ऑल प्लेयर सारे खिलाड़ी तो उसमें सचिन आ गया, सारे में सचिन भी आया, और इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलो अब अगले वाले के लिए चलते हैं। अगला वाला कह रहा है सचिन इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। अब इसमें क्या है ना, जब भी आप दो की बात करते हैं, ये सेंटेंस दोनों में देखिए कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, तो जब भी आप दो की बात करते हैं तो दो में तो कंपैरिजन हो जाएगा, है ना, दो लोगों में हो जाएगा। जब आप दो से ज्यादा करते हैं तो दो में बेहतर नहीं होता, ये नहीं कहते भाई इन दोनों में तो ये बेहतर है और इन 10 में ये बेहतर नहीं है, इन 10 में ये बेस्ट है। ठीक है, तो जब भी हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो याद रखिए फॉर टू यूज कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो सचिन इज दी बेटर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ द टू प्लेयर्स, ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन ये एच वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि ऑफ द 10 प्लेयर्स, जब आपने 10 प्लेयर्स कहा है तो यहाँ पे आपको बेटर नहीं कहना होगा, यहाँ पे आपको बेस्ट कहना होगा, और ये बात आप अच्छे से जानेंगे जब मैं आपको सुपरलेटिव केसेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा, ऑफ द 10 प्लेयर्स सचिन इज दी बेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आखिरी सेंटेंस। ठीक है, तो बताइए जी और एच क्लियर हो गया, जी और एच क्लियर हुआ, दो लोगों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं और बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दो से ज्यादा के लिए आप बेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, 3 4 5 सबके लिए। ठीक है, क्लियर है भाई, एच वाला भी, बहुत शानदार। चलिए अब हम बात करते हैं सचिन इज मोर वाइज देन हैंडसम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस काहे सही है, ये सेंटेंस भाई मेरे ये इसलिए सही है क्योंकि ये सेंटेंस जानते हैं आपको क्या बताता है, ये सेंटेंस बताता है, आई वाला सेंटेंस, कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम सब्जेक्ट। जब भी आप सेम सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज की बात करेंगे तो फॉर्मेट क्या बनेगा जरा जान लीजिए, फॉर्मेट बनेगा मोर, मोर प्लस कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, प्लस देन, और फिर देन के साथ फिर से क्या आई, पॉजिटिव डिग्री। ये फॉर्मेट रहेगा कब, जब आप बात करेंगे टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि सचिन के अंदर दो बड़ी क्वालिटीज है, सचिन हैंडसम भी है और वाइज भी है, पर वाइज ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा अरे ये तो चालाक भी है और बदसूरत भी है, पर चालाक ज्यादा है, तो आपने कह दिया शी इज मोर क्लेवर देन अगली, चालाक भी है बदसूरत भी है, पर चालाक ज्यादा है, बदसूरती तो झेल लोगे, चालाकी का क्या करोगे,
तो मोर के साथ क्या आया, क्लेवर, क्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आया, वाइज, वाइजर नहीं आएगा, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से मैंने आपको 9 से 10 तरीके बताए कंपैरिजन के, इनमें से एक दो एग्जाम में फंसते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? जल्दी बताइए। हेडिंग डालिए, केसेस ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं एक बार देखते हैं। सचिन इज अ बेस्ट प्लेयर, Sachin is the best player. Sachin is the best player of our team. Sachin is the best than all players. Sachin is the best of all other players. Sachin is the best of all players. Sachin is the best and the strongest player. Sachin is the best of any player. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. चलिए अब एक बात याद रखिए, सब्जेक्ट should be included in the cases of superlative degrees. अभी तक आप सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर रहे थे, अब आपको सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। तो एक बार पहले पे आपके पास 8 सेंटेंसेस था, 9 सेंटेंसेस थे, अब आपके पास 8 सेंटेंसेस है। और आपको बताता है, इस बार आपको बताना है इनमें से
कौन से गलत हैं। एक बार फिर से आपको रॉन्ग सेंटेंसेस बताने हैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं ऑप्शन लिखना। वन, 4, 8, 1, 2, 4, 5। सिर्फ गलत वाले बताने हैं आपको कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस गलत है। So all the best, go for it. You have 30 seconds. I hope you have already noted down the questions. Now let's get it right. ओहो, एक बार फिर से पटकी, पर कोई बात नहीं, आप सीखेंगे। देखिए, सीखना इंपॉर्टेंट होता है ना, आप यहाँ पे क्लास में सीखने आते हैं, क्वेश्चन सही तो आप एग्जाम में करेंगे। सचिन इज अ बेस्ट प्लेयर, अब ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, आप ज्यादातर को गलत लगा होगा ये। पर जब आप आ लगाते हैं बेस्ट के साथ, तो इसका मतलब होता है कि ये एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इसे कहीं भी ले जाओ ये बेहतरीन खिलाड़ी है, ही इज अ बेस्ट प्लेयर। चाहे तुम इसे वनडे खिलाओ ये बेस्ट है, इसे टेस्ट मैच खिलाओ ये बेस्ट है, इसे तुम 2020 खिलाओ बेस्ट है, ही इज सचिन इज अ बेस्ट प्लेयर हर फॉर्मेट में, हर जगह पे। विराट कोहली इज अ बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं। जब आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, जब आप बता ही नहीं रहे, बता रहे हैं आप, जब बेस्ट से आप उसकी एक गुण बता रहे हैं कि वो सबसे बड़े से सर्वश्रेष्ठ है, तो सचिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, तब आप इसे ऐसे यूज करें। अब जैसे आप कहते हैं द बेस्ट, तो आपने इसे स्पेसिफाई कर दिया, क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो स्पेसिफाई कर दिया इसलिए ये इनकम्प्लीट हो गया। अब इसका मतलब है बताना पड़ेगा ना कहाँ का, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, तो भैया कहाँ का बताओ, कंप्लीट करो, जैसे यहाँ पे कंप्लीट किया, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो ये सारे के सारे है ना, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट है, ये बेसिकली कैसा सेंटेंस है, कंप्लीट है। अगला देखो, सचिन इज द बेस्ट देन ऑल प्लेयर्स। अब भैया देन का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखो, ये देन और अदर का इस्तेमाल कहां होता है, कंपैरेटिव में। ऐसे लिखते ना,
आर नॉट यूज्ड कहां पे, इन सुपरलेटिव। ठीक है, तो देन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? देन का मतलब होता है इससे, इसलिए होता ना। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन ही नहीं हो रहा तो इससे पिससे क्यों कहोगे, इसलिए ये फोर्थ भी नहीं हो सकता, इसीलिए हमने सेकंड काटा था क्योंकि ये इनकम्प्लीट था। आगे हम जाते हैं। सचिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, ये बिल्कुल सही है। सचिन बेहतर है किससे, ऑल अदर प्लेयर्स, बाकी सारे खिलाड़ियों से। तो सचिन इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। बस मुझे इतना बताओ, सचिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, क्या इसमें सचिन इंक्लूडेड है या नहीं? ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स में सचिन इंक्लूडेड है या नहीं? यस या नो में जवाब देना है, क्या इसमें सचिन इंक्लूडेड है या नहीं? यस या नो में जवाब देना, जल्दी बताओ। सचिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, इसमें सचिन इंक्लूडेड है या नहीं? यस या नो में जवाब देना है। नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही बात है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड, और इसलिए भाई ये वाला सेंटेंस भी मुझे गलत करना पड़ा। अब सचिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि ऑल प्लेयर्स में हमें पता है सचिन इंक्लूडेड है। जब आपने कहा ऑल प्लेयर्स, उसमें सारे खिलाड़ी आ गए, सचिन इंक्लूड हो गया, इसलिए सेंटेंस सही हो गया। अब कभी कभी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हमें सचिन के बताने हैं, एक सुपरलेटिव तो दूसरा भी सुपरलेटिव, जैसे सचिन इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, बिल्कुल सही है। अब आप चाहो तो उसके आगे लिख दो ऑफ द वर्ल्ड, तो ये और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। और जो लास्ट है इसके बारे में हम भी अब बात करने वाले हैं, ये क्यों गलत है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी 6 7 सही है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या अब हम 8th वाले के बारे में बात कर सकते हैं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कैसे पता चलेगा? अंग्रेजी से। अगर आप इन 3 वर्ड का मीनिंग जानते हैं तो आप जान सकते हैं ऑल अदर, और कौन सा वर्ड है, ऑल अदर एनी। अगर इन 3 शब्दों का मतलब पता है तो आप जान सकते हैं है या नहीं है। और भैया अगर नहीं जान सकते हो, इतना भी नहीं जानते हो, तो फिर बताओ, तुम खुद बताओ, तुम 12वीं में कैसे आए हो? ठीक है, किससे डिग्री बनवाई है तुमने? हाँ, इनकम्प्लीट था वो, उसमें एक्चुअली मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा था। जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने यहाँ समझा दी थी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 8th वाला समझ लेते हैं। 8th वाला क्या कहता है? देखो यार, जब तुम कहते हो ना एनी, सचिन इज द बेस्ट ऑफ एनी प्लेयर, सचिन बेहतर है किसी भी खिलाड़ी, तो कौन, अभी पता नहीं चल रहा कि सचिन खिलाड़ी है या नहीं है। ऐसे समझाता हूँ इसे, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ और बेहतर समझ में आए। यही समझाना पड़ेगा यार। जैसे मान लो मैंने लिखा डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग। अब मीनिंग समझो भाई इस सेंटेंस का, है ना, मीनिंग से ही पता चलता है इंक्लूडेड है या नहीं है। तो डॉग इज मोर फेथफुल, कुत्ता ज्यादा वफादार है, किससे? किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से, किसी दूसरे इंसान से कुत्ता ज्यादा वफादार है। तो पहला इंसान कौन हुआ? जल्दी से बताओ, पहला इंसान कौन हुआ? दोबारा बताता हूँ मीनिंग, सच के डॉग इज मोर फेथफुल, कुत्ता ज्यादा वफादार है किससे? देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, किसी दूसरे इंसान से। तो पहला इंसान कौन है? किसी दूसरे इंसान से तो कुत्ता वफादार है, तो पहला इंसान कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो सानी कुमार एक बच्चा जिसने सबसे पहले बताया कुत्ता, डॉग। और कुत्ता इंसान हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, इसलिए आप ऐसे सेंटेंसेस में अदर को उड़ा देते हैं और सीधे इसे एनी से बनाते हैं। अब मीनिंग देखिए क्या हो रहा है। अब कह रहा है डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी ह्यूमन बीइंग, कुत्ता ज्यादा वफादार है किससे? किसी भी इंसान से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को आपने इंक्लूड कर लिया, अब ये बात बिल्कुल सही हो गई। जैसे मैंने कहा डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो डायमंड है वो ज्यादा कीमती है
किसी भी धातु से। तो अब किसी भी धातु में अगर मैं यहाँ पे एनी अदर मेटल लिखूंगा तो पहला धातु डायमंड हो जाएगा। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में तो आप एनी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एनी का। ठीक है, ये क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट कैटेगरी स्पीशीज या ऐसा कुछ भी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब हमने कहा डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, कुत्ता ज्यादा वफादार है किसी भी धातु से। क्लियर है? अगर हम लिखते एनी अदर मेटल तो ये गलत हो जाता। Here we go for the first question. अब जरा आपका दम देखा जाएगा। वो बहुत नॉर्मली करते हैं, जब हम दाग का यूज करते हैं बेस्ट के साथ वो बड़ा नॉर्मल होता है और हमारी बात वहां पे अंडरस्टूड होती है। रिटर्न में हम यूज नहीं कर सकते। जैसे तुमने गाना भी सुना होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस यू आर बेस्ट, वो कहता ना। तो यहाँ पे जब वो कहता है यस यू आर द बेस्ट, नहीं कहता यस यू आर बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट जब वो कहता है तो उसका मतलब है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन एवरीथिंग। तो वहां पे वो चीज अंडरस्टूड है बेसिकली। लेकिन जब आप उसे लिख रहे हैं सेंटेंस को तो पूरा लिखना जरूरी है। दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन ऑल अदर बिल्डिंग्स होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हुआ। लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग, ये वाला सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लार्जर देन अदर बिल्डिंग्स होना चाहिए था। भाई अदर कह रहे हो ना, अदर मतलब एक से ज्यादा होंगी तो बिल्डिंग्स कहोगे, अदर कह रहे हो तो अदर के साथ तो प्लूरल आएगा ना। ठीक है, लार्जेस्ट देन, लार्जेस्ट के साथ एनी बिल्डिंग लगा दिया, ये भी गलत हुआ। ज्यादातर बच्चे कहाँ गए? अबे कुछ ना सीखा तुमने तो, तुम्हें पता ही नहीं था इसका आंसर क्या होगा। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, केसेस ऑफ कंपैरिजन है सिंपल। दिस बिल्डिंग इज डैश, तो कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव तो पहले ये एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एनी अदर बिल्डिंग थोड़ी होगा, बिल्ड एनी अदर तो बिल्डिंग हो सकता है लेकिन ये बिल्डिंग्स होगा ना दोनों जगह, ये प्रॉब्लम थी। आसान क्वेश्चन था भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग जो पढ़ाया है सब वहीं से आया है। ऋतिक आज आगे आ जाएगा, मैं अभी आगे क्वेश्चन में आ जाएगा वो। कोई बात नहीं, पोल नहीं मिलता अपने पास आंसर नोट कर लिया करो, जरूरी थोड़ी है आए हो क्लास में तो पोल लगा के ही जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो थोड़ी हो तुम। I believe this table is heavier and stronger than any other table. Any other. So B is the correct answer. My all classmates will visit next week to see me. That's simple सा error है ना, इतना सिंपल सा।
ठीक है, माई ऑल हम ये हिंदी बोलते थे, मेरे सारे क्लासमेट, मेरे सारे दोस्त। ये हिंदी का हम इंग्लिश करते हैं, इसलिए हमारी आदत हो गई है ऐसी गंदी भाषा लिखना। ये होना चाहिए ऑल माई क्लासमेट्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई बुक्स, इस तरीके से। क्यों? इसका रीजन है भाई, ये हुआ तुम्हारा नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। तो ये हुआ तुम्हारा एडजेक्टिव, और ये हुआ ऑल, इसका एडवर्ब। तो माई के लिए आता है मेरे सारे दोस्त, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में नहीं। तो इट शुड बी ऑल माई क्लासमेट्स, एंड आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बंद करके करेंगे यार, क्वेश्चंस मजा नहीं आ रहा, बीच में कुछ बातें हो रही हैं। राहुल इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, क्योंकि क्या हो रहा है, ये टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, उसी की बात हो रही है। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही लगाया आपने, क्योंकि यहाँ पे टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन की बात हो रही है। सीख गए आप ये वाला भी। देखो भाई, यूज हुआ है दा यूज होता है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, नहीं फार और मोर, फार तो कुछ होता ही नहीं। फर्दर यूज होता है कंपैरिजन में, यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। कह रहा है सबसे दूर जगह है रेलवे स्टेशन से, इसलिए इट इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम इट। आंसर क्या हो जाएगा? डी।
देखो भाई, मोस्ट और एक्सीलेंट साथ में नहीं आ सकते, जानते हो क्यों? ये एक्सीलेंट है तुम्हारा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। तुम कहोगे सर ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होता है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट है, इसके साथ मोर और मोस्ट जन्म नहीं ले सकता, ये अपने आप में सर्वशक्तिमान है। जैसे आपने लिखा एक्सीलेंट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, कंप्लीट, परफेक्ट, आइडियल, ट्रेमेंडस, या आपने कहा जितने भी शेप्स होते हैं, ऑल शेप्स। ठीक है, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, एब्सोल्यूट, इनफ। अब आप मोर इनफ तो नहीं कह सकते, मोस्ट इनफ नहीं कह सकते। अगर कोई चीज परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है, कोई फाइनल है तो फाइनल है। तुमको सर एक लास्ट, लास्ट लास्ट लिखा मैंने, लास्ट, फाइनल ना, नेक्स्ट, ये सारे इसमें आ गए। मैंने कहा सर एक लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस। ठीक है बेटा, लास्ट चांस, लास्ट चांस के बाद थोड़ी दो सर, एक लास्ट, सर एक लास्ट। तो लास्ट तो हो गया ना, लास्ट एक ही होता है, नेक्स्ट एक ही होता है, तो यूनिक अलग सबसे, तो मोर यूनिक मोस्ट यूनिक कुछ नहीं होता। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। इसके साथ याद रखिए मोर एंड मोस्ट, मोर या फिर मोस्ट इज नॉट यूज्ड इनके साथ, और इनकी नो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। आंसर यहाँ पे बी हुआ। बताओ भाई। ये हमारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑल क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जी आ गई। हाँ, वाइस और क्लेवर में बहुत डिफरेंस होता है। वाइस चालाक होता है, मतलब वाइस जो होता है समझदार होता है, और क्लेवर होता है चालाक, कनिंग होता है। फोरमोस्ट बोलेंगे आप। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो फर्स्ट तो ये आप कह ही नहीं सकते। तो जहां जहां फर्स्ट आएगा पहले तो वो काट दो। अब फोरमोस्ट का मतलब समझो। फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट। तो इंदिरा गांधी वॉज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, नोन फॉर हर लीडरशिप एंड विजन। सो आंसर इज सी, सिंपल। हाँ तो क्या हुआ, फोरमोस्ट पॉलिटिशियन का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थी अपने टाइम की। फर्स्ट नहीं बोल सकता,
और फर्स्ट फर्स्ट पॉलिटिशियन भी नहीं थी अपने टाइम की। तो पहली पॉलिटिशियन इंडिया की गांधी इंदिरा गांधी थी क्या, है ना। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। डोसास फॉर्म पे एक लंबा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे होना चाहिए देयर आर रेड एंड टॉल। ठीक है, ये बेस है डोसास कॉम्प पे, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आप इसमें ये लगा लीजिए। आगे देखेंगे इसे डोसास कॉम्प में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चंद्रमौली भंडारी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देन की जगह टू आएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, सीनियर, जूनियर, ये जो आई आर वाले होते हैं ना, इस पे खत्म होता है। इसके साथ टी एच एन देन का इस्तेमाल नहीं करते जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो क्या यूज करते हैं, टी ओ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लव इज प्रेफरेबल टू मनी। लोग लव को प्रेफर करते हैं मनी की जगह पे, तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा सुपीरियर टू, ना कि मोर सुपीरियर टू। ठीक है, तो सुपीरियर टू, सी इज द करेक्ट आंसर। एक बात और याद रखिए कि इन सभी वर्ड्स के साथ डू नॉट यूज मोर और मोस्ट, इनके साथ मोर या फिर मोस्ट का भी इस्तेमाल नहीं होता इन सारे वर्ड्स के साथ। तो मोर प्रायर, मोर प्रेफर, मोस्ट प्रेफरेबल, मोस्ट इंटीरियर, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया।
रमेश इज स्मार्ट इनफ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री आएगी और कुछ नहीं आएगा। चलो भाई, आज रीडिंग का टेस्ट है तुम्हारा छोटा सा, तो ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, रीडिंग बेस्ड हैं, आसान भी हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट। पिलर्स हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें, 2 ब्लैंक दिए हुए हैं और 2 जोड़े में वर्ड दिए हुए हैं। तुम्हें बेस्ट वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बेस्ट जोड़ा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, एलिमिनेशन से जाना, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। एलिमिनेशन से ही होगा, बिना एलिमिनेशन के लिए। तो भाई 19% ने सिर्फ सही जवाब दिया, बाकी इट इज अ वेल नोन बिलीफ। बिलीफ जानते हो क्या होता है? बिलीफ होता है ये विश्वास है, क्योंकि विश्वास की बात है। विश्वास की बात तो धर्म में, ग्रंथ में, ऐसी जगह पे होती है। ये कह रहा है कि जो प्यार करने वाला होता है, द लवर ऑफ सी, जो समुद्र से प्यार करने वाला होता है, समुद्र से क्रेव्स फॉर ड्राई लैंड, ठीक है, उसका मन करता है यार कभी तो ड्राई लैंड भी हमें मिलती, कभी रेगिस्तान भी घूमूंगा जाके। द एज ओल्ड पैराडॉक्स टू बी वेयर वी आर नॉट, मतलब हम कहने का मतलब है जब हम ना जहां पे नहीं होते ना, हमारा वहीं जाने का मन करता है। तो ये क्या हो गया, पैराडॉक्स। यॉर्निंग का मतलब होता है क्रेविंग, ठीक है। तो ये बिलीफ की वजह से। एंटीपैथी का मतलब हेट्रेड होता है, तो हेट्रेड भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। डिमर्ज का मतलब होता है तुम्हारा गॉड या कोई क्रिएटर, कोई भगवान। तो ओल्ड क्रिएटर टू बी, तो क्रिएटर से कोई मतलब नहीं है, ये वाला गलत हो गया, है ना। क्रेडो का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता था कि भाई लोगों की कहने वाली बात है, पर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। इंस्पिरेशन तो प्रेरणा होती है, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कमेंट बॉक्स उसने नहीं खोल रहा कि एक बेकार एक आध ब्लॉक हो जाएगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। अगर तुम चाहते हो अपने आप को ब्लॉक करवाना जाने से पहले, तो बकवास कर लेना, ब्लॉक हो जाओगे। पूरी फुल ऑफर है आज, बकवास करिए ब्लॉक हो जाइए, अभी हाथों हाथ ब्लॉक करा देंगे, बकवास करिए कुछ। मीनिंग समझेंगे अच्छे से, क्वेश्चन तब समझ में आएगा। इसका आंसर ना डी है और ना इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है बाबू, सी। तुक्का नहीं बढ़ाने का, क्वेश्चन समझने का। कह रहा है द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम इज डायलॉग। तो द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो है उसका कुछ डिटेरियोरेशन इस डायलॉग। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खराब कर देना ना, टू मेक वर्स। तो अब तुम एक बात बताओ कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम का जो डायलॉग है, खराब कर देना है उसको क्या? तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं आएगा। हाइट कह सकते हो कि उसकी जो ऊंचाई है डेमोक्रेटिक फ्रीडम की, डायलॉग की, वो डायलॉग है। डायलॉग बढ़िया होना चाहिए, स्पीच बढ़िया होना चाहिए। एंड द रिस्ट्रेन्ड इंटरचेंज ऑफ, तो रिस्ट्रेन्ड रुका हुआ, जब आप आइडियाज एक्सचेंज करोगे तो रुके हुए करोगे कि रोक रुके नहीं, आधी बात बताओगे किसी को, ऐसा थोड़ी होता है। अनरिस्ट्रेन्ड होना चाहिए था ना, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। एसेंस का मतलब होता है मक्स, जेस्ट, निचोड़। निचोड़, निचोड़ जो है डेमोक्रेटिक फ्रीडम का, वो डायलॉग है। डायलॉग का मतलब है स्पीच, आप अपनी बात कह पाए, यही डेमोक्रेसी है। एंड दी अनहैम्पर्ड, अनहैम्पर्ड, अनहैम्पर्ड का मतलब है खुल के जब आप अपने विचार दे रख सकते हो विपक्ष के सामने, है ना। अनहैम्पर्ड, हैम्पर्ड क्या होता है, रुका हुआ, अनहैम्पर्ड मतलब
अल्टीमेटली अनहैम्पर्ड। एलिनिएशन मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड। एलिनिएशन का मतलब होता है सेपरेशन, और कंपलसरी मैंडेटरी होता है। तो डायलॉग को हटा थोड़ी दोगे, इसलिए आंसर क्या होगा? क्लियर हो गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछिए। अरे कौन है सारुका बिश्नोई? दिमाग दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? है बेटा, समझ में नहीं आता है? केमिस्ट्री समझ में नहीं आती? अंग्रेजी तो आती है या अंग्रेजी भी नहीं आती? बिल्कुल बर्बाद हो गया। तुम्हारे को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, सिर्फ तुम्हें यस या नो में जवाब देना है? लातो कोई भूत हो क्या तुम? रोज जलील होना होता है क्या तुम्हें? कहां से आते हो? मुंह उठा के कहीं भी क्लास में घुस जाते हो क्या? सस्ता बैच है तो कहीं भी घुस जाओगे क्या? 2 रुपए की भी अकल नहीं है क्या? बिल्कुल गधे हो, बता रहा हूं नहीं करना है, अभी ब्लॉक कर दूंगा, औकात समझ में आ जाएगी। सिर्फ इसलिए छोड़ देता हूं कि चलो यार इसकी दूसरी भी क्लासेस है, पढ़ लेगा। पता नहीं, अबे मतलब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ बुरा ना करूं, पर तुम मुझे मजबूर करते हो। कैसे नहीं सर, हम तो करवा देंगे। शिखंडी हैं, शिखंडी। आकाश ठाकुर तू गया, रुक तेरे को मैं ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है पुराना। जिसको आकाश ठाकुर को ब्लॉक करो, और ये दिखना नहीं चाहिए मेरी क्लास में पूरे सेशन में। हाँ, आकाश ठाकुर। कोई बात नहीं सर, होते हैं, पूछ लिया होगा। इतना गुस्सा होना सर? अबे तुझे पता भी है उसने क्या पूछा था? तू ऐसे नहीं सीखेगा भाई, तुम लातों के भूत हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुझे पता भी नहीं कि उसने पूछा भी था ही क्या। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री की बातें कर रही हूँ यहाँ पे, और वो भी तब जब मैं बता चुका हूँ। इसलिए तुझे तुझे सिखाना बहुत जरूरी है। जो ऐसे ज्ञान फैलते हैं ना, आता जाता कुछ नहीं है, घुस जाते हैं कहीं पे, उनको ज्ञान फैलना, उनका ज्ञान जरूर निकालना है मेरे को। तो गलती हो गई तो सजा तेरे को, देख तू ऐसा नहीं है, गलती तो तेरे से तभी हो गई जब तू बोला, लेकिन समझ रहे? हाँ, तो गलती तेरी हो चुकी है, तो गलती की सजा भी मिलती है ना। सब कोई माफ थोड़ी कर दूंगा। तू सोच रहा है उसको मैंने इसलिए माफ किया, लड़की है, जाने देता हूँ मैं। वुमन एम्पावरमेंट का जमाना है, आगे बढ़ रही है, कुछ अच्छा करेंगी जीवन में। सालों से सदियों से सता रहे आ रहे हैं हमारे पूर्वज इन्हें, ठीक है? पर्दों में रखा है, किसी ने सती कर दिया है, समझ रहे हो? एक जमाने से उत्पीड़न झेलते हुए आ रही है ये। इसलिए मैं इनको कहता हूँ चलो ठीक है, जाने देता हूँ। तुझे कौन बचाएगा? तेरा एक तो तू आकाश ठाकुर राज करते हुए आए हो तुम, ठीक है? हम पे लेंगे तुम्हें, तुम चिंता नहीं करो, तुम करो हमारी क्लास में ठाकुर कर दी। दो देयर वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, नहीं एक्सटेनुएटिंग, एक्सटेनुएटिंग। देखिए क्या मतलब है, देयर वर एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस इन दिस पर्टिकुलर वायोलेशन ऑफ द लॉ। तो दो, हालांकि देयर वर एक्सटेनुएटिंग, एक्सटेनुएटिंग का क्या मतलब होता है? अपीजिंग, है ना? अपीजिंग, या किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम करते हुए, मिटिगेटिंग, हल्के वाले, मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस थे, मतलब जो पीड़ा को, उत्पीड़न को कम कर रहे थे, पहले से ठीक कर रहे थे, ठीक है? ऑल्दो देयर वर appeasing mitigating circumstances in this particular violation of the law, इस स्पेसिफिक वायलेशन में किसके? लॉ के क्या था? एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टेंसेस से। द जज रूल्ड, जज ने क्या कहा? दैट देयर हैड टू बी स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कॉन्फॉर्म करना किसी चीज को, अबाइड करना, किसी के अकॉर्डिंग जाना। तो जज ने कहा कि भाई बिल्कुल, या तो लॉ के हिसाब से जाओगे, स्ट्रिक्ट लॉ के हिसाब से, या फिर लॉ नहीं बनाओगे। तो एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है, मान लो ये है कि किसी ने कहीं पे गलत मकान बना रखा है, तो या तो तुम कहो कि भाई पूरी तरीके से ही मकान गलत है, इलीगल ही है,
या फिर ये कहो कि नहीं इलीगल नहीं है। ये कैसे कह रहे हो भाई, है तो थोड़ा इलीगल है, ठीक है, बच सकता है इसमें क्योंकि ये वाली लैंड नहीं है। तो कोर्ट को क्लैरिटी चाहिए, इसलिए कह रहा है दो देयर वर एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंस, अपीजिंग, मिटिगेटिंग, जो कहीं ना कहीं कल्प्रिट को हल्का दिखा रहे कि नहीं इतना बड़ा क्राइम नहीं है इसका, एक इस स्पेसिफिक बात में कह रहा है। तो जज रूल्ड, जज ने कहा देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो जज ये नहीं कहता। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है सेटिस्फाइड, तो स्ट्रिक्ट सेटिस्फाइड कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है ना। ओबीडियंस मीनिंग यहाँ पे आ रहा है पर स्पेसिफिक के लिए नहीं आएगा, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस थे तो ऐसा क्यों कहा जाएगा, है ना। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है टेम्पटिंग, जो तुम्हें अपनी तरफ कहता हो, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव सर्कमस्टेंसेस कोई मीनिंग नहीं देता। एडहेरेंस फिर भी हो सकता था पर ये नहीं मीनिंग देता। तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। क्लियर हो गया, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए प्लीज रीडिंग करिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर पाए। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्फॉर्म के आगे लिखा है मैंने अबाइड, ABIDE, अबाइड। हाँ, जस्ट बी लाइक ब्लैक और व्हाइट, ना कि ग्रे। पता नहीं यार, मेरा ना अंदर से इच्छा नहीं आती लड़कियों को सजा देने की, अंदर से ही नहीं इच्छा आती। जो मेरे घर के भी जो छोटे बच्चे हैं ना, उसमें जो लौंडे होते हैं, लड़के जो होते हैं ना मेरे, तो मैं उनको लताड़ देता हूँ, पता नहीं क्या है। और लड़कियां आती है, मेरे को लगता है जा छोड़ो, कुछ कर देती है, उसकी माँ भी उसको मार रही होती है। मेरे दो भांजी भांजा है, तो मेरे को लड़की पे दया आती है, इसको क्यों मार रही है यार, मत मार। तो लड़कियों पे अपने आप आ जाता है मेरा, लेकिन लड़कों को तो पता नहीं, मेरा मन करता है इनको तो रगड़ दूंगा। ये कैसे कर सकता है गलत, मुझे पता है ये बायसनेस है, पर दिमाग में कहीं ना कहीं यार लड़कियों को तो बहुत जुल्म हुआ है। ठीक है, अभी आगे बढ़ रही है, इनको बढ़ने दो, कर रही है करने दो, थोड़े कांड ये भी कर लें। इस तरीके से मैं थोड़ा फिर भी छोड़ देता हूँ लड़कियों को। लड़का नहीं माफ होता भाई मेरे से। कन्वर्सेशनल क्या बताना था इसमें, उल्टा बताना है सीधा बताना है। ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट टू द मीनिंग, नियरेस्ट कन्वर्सेशनल का नियरेस्ट टू जगह इनफॉर्मल, बस ये कहने वाली बात होती है, कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज मत यूज करिए। मैलिशियस होता है तुम्हारा स्पाइटफुल, नफरत से भरा हुआ। ऐसे ही डेजिग्नेशन होती है पोजीशन, तुम्हारी डेजिग्नेशन पोजीशन होती है। इंडियरमेंट का मतलब होता है किसी के प्रति लगाव, फॉन्डनेस। इंडियरमेंट, डियर है वो तुम्हारा, ऐसे याद रखोगे इसे। फोरबियरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, रिस्ट्रेन, टॉलरेंस, बर्दाश्त। गिबस, a gibbous looks make him different from others. Gibbous is basically haunched, वैसे तो टॉकेटिव होता है, तो शुड बी स्मार्ट होना चाहिए। ये वर्ड थोड़ा टिपिकल से सिनोनिम दे दिया इसके, जस्ट अ सेकेंड। गिबस, उभरा हुआ, उभरा हुआ। गिबस बेसिकली होता है उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ। चांद से आया ये वर्ड। इसलिए यहाँ पे स्मार्ट तो नहीं होना चाहिए, हॉन्स्ड होना चाहिए, उभरा हुआ है ना। यू हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर, गिबस मतलब उभरा हुआ मुंह है थोड़ा उसका। टॉर्मेंटेड, टॉर्चर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ही टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर, थ्रेटेंड नहीं होगा, डिस्ट्रेस्ड मी, है ना। पीयरलेस, मैनर्स वर नोटिस, तमीज नहीं थी उसे, है ना। पीयरलेस थे, अनइक्वल्ड थे, तमीज नहीं थी ना। लवेबल नहीं होगा, राउडी नेगेटिव वर्ड है,
फियरलेस मैनर है कि इसका मतलब है वो किसी के बारे में सोच नहीं रहा है, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है, अनइक्वल्ड मैनर है। मेंसुरेशन इज मेजरमेंट। स्मूथर्ड, दे स्मूथर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, तो स्मूथर्ड का मतलब होता है सुलगाना, सुलगाने के लिए होता है, सुलगाने के लिए, तो लाइटेंड हो जाएगा, लाइटेंड, लाइटेड। His relative dissuaded him, dissuade का मतलब होता है डिस्करेज कर देना, बी इज द करेक्ट। इलोक्वेंटली मतलब बहुत ही सफाई से, स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड एक्सप्रेसिवली ना, फ्लुएंटली, दोनों हो सकते हैं भाई इसके आंसर, दोनों, लेकिन अभी ज्यादा इलोक्वेंट के लिए ज्यादा तो वैसे एक्सप्रेसिवली दोनों सेम है, दोनों सिनोनिम होते हैं। तो जो फ्लुएंटली का जो रियल मीनिंग होता है ना वो भी होता है कि आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इलोक्वेंटली के लिए एक्सप्रेसिव ये ज्यादा बढ़िया है फ्लुएंटली। इनर्शिया स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है, उल्टा लगाना था क्या इसमें, उल्टा तो नहीं लगाना है इसमें। Everyone has to fight the inertia in the system. इसमें एंटोनिम तो नहीं लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे से। एंटोनिम तो इनर्शिया का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, इसमें उल्टा तो नहीं लगाना है, सिनोनिम चाहिए इसमें, एंटोनिम चाहिए, जल्दी बता सकते हैं क्या आप मुझे। सिनोनिम चाहिए एंटोनिम चाहिए, इसमें बताएंगे। एंटोनिम चाहिए ना, हाँ, क्योंकि देखो ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कंपैशन, कंपैशन होता है तुम्हारा एम्पैथी, तो ये भी सिनोनिम हो गया। इनडिफरेंस इज द करेक्ट आंसर, उल्टा बताना है तो। टेम्पेस्चुअस, तो टेंस इसका सिनोनिम हो गया, विंडी भी। रिलैक्स इज द करेक्ट आंसर। शैडेड का मतलब एपनॉरिश, ये दोनों के दोनों सिनोनिम हो गए शाइड के। रिप्रूव का ये भी सिनोनिम हो गया इसका, तो कमेंटेड इज द करेक्ट आंसर। आई चेरिश योर कंपनी मतलब वैल्यू एडोर, ये दोनों सिनोनिम हो गए। डेप्रिकेट, डोंट लाइक, पसंद ना करना। केओस, डिसऑर्डर होता है, तो ये सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा होना, ऑर्डर इसका सही आंसर होता है। सेलेस्टियल का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, तो ये सिनोनिम हो गया, तो अर्दली हो जाएगा, दुनियावी। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलता है, तो गैरुलस ज्यादा बोलने वाला, इसका आंसर हो जाएगा। तो होमवर्क क्या है आपका कि एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, कहां से, शक्ति बैच से। शक्ति बैच एडजेक्टिव्स डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। डीपीपी आपको लगाना अनिवार्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि भाई शेड्यूल, शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हुए तो बहुत बर्बादी आ जाएगी जिंदगी में। रीडिंग करते रहो, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपके आज के विनर्स देखते हैं, तो ये देवांश पाठक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, 14 सही हुए 17 में से। तो आंचल, आकाश, राहत, लक्षित, अरमान, श्रेष्ठ, रोहित, ओंकार, अजय, ये सारे के सारे ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए पर आपने सीखा। एक बार आपके कमेंट बॉक्स देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस टू चेंज और मोशन रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एफर्ट वेदर इन फिजिक्स। ये कैसा डाउट है, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? सर वो कैप का एक भी सही नहीं हुआ और ग्रामर के 2 इनकरेक्ट हैं। वो कैप के लिए पहली क्लास देखो, सबसे पहली क्लास में सब बताया। अच्छा, स्मूथ आउट का डाउट होगा, अभी देख लेंगे। सर प्लीज़ 2 क्लास के बीच में 30 मिनट्स का गैप करवा दीजिए। हाँ ठीक है, यही उम्मीद है तुमसे। गैप ही कर लो ना, तुम आराम से कर लिया करो। तुम अभी कौन से क्लास में हो, आराम से करो ना, आप गैप ही ले लो। पूरा सिस्टम खराब कर दे भाई फिजिक्स वाला का तुम्हारे प्यार में। भाई वाह, कौन से वाले का सी ऑप्शन है?
कौन से वाले का, अभी देख लेते हैं इसको। हमने तो नहीं कहा कि हम फ्रीडम दे रहे हैं वुमेन को, हमने तो फ्रीडम की बात ही नहीं की। हमने कहा सॉफ्ट हार्ट, है ना। मीडिया में जाएगा क्या तू, नेता बनेगा, कुछ का कुछ कह रहा है। वी आर हु टू गिव, दे आर फाइटिंग, बट यही तो है ना, आधा अनपढ़ जो होता है ना, आधा अनपढ़ आधा पढ़ा लिखा बराबर होता है। अबे मैंने तो फ्रीडम की बात ही नहीं करी, मैं कौन होता हूँ फ्रीडम देने वाले में। अबे मैंने कहा मेरा सॉफ्ट हार्ट रहता है लड़की लड़के के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे मुंह, मुझे झापड़ मारना है किसी के मुंह पे, अब मेरे को पता है लड़के का मुंह है, तो जहां पे पड़ेगा कर्राटेदार तबड़ा, एकदम खोपड़ी घूम जाएगी उसकी। और अगर है लड़की का तो हाथ ही नहीं उठेगा। ये कह रहा हूँ भाई मैं, इसमें फ्रीडम और उसके क्या बात आ गई। यही तो होता है बस, यही दिक्कत है जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप होती है ना, तुम्हारी सोच खराब हो जाती है, सोच ही खराब है। अंग्रेज डाउस वाला देखते हैं। vocabulary.com बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वहां से देख सकते हो। बिना वजह अपनी बेइज्जती करानी होती। मेरे को ज्ञान मत दिया करो भाई, जलील होना हो तो ज्ञान दिया करो मेरे को। आपने जो भी वोकेबलरी कराई है वो मैंने कर ली है, मेरे पास और नीतू सिंह की बुक पड़ी है, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ या नहीं। तुम कुछ भी करो, जो तुम्हारा मन हो करो, पर ये दो चीजें जरूर फॉलो करो जो मैंने बताई है, शेड्यूल और रीडिंग, बस। बाकी कामयाबी चुम लेगी तुम्हारी। अब तुम 1000 बुक ले लो, लाइब्रेरी बना लो, जो मैंने बताया वो नहीं करो तो मेरी कोई गारंटी नहीं। There is a fixed preposition of compliance that is with, but with is not in present। कोई बात नहीं है, ये हम जानेंगे prepositions की क्लास में। जैसे कैसे जानेंगे कि कहाँ पे आए, कहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाया मैंने, इसमें तो मैंने कुछ लगाया भी नहीं है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन के लिए तुम्हारे पास आना, में समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाए, क्या बनाना था मुस्कान कुमारी, क्या बनाना है। पहली क्लास देख लो मुस्कान तुम, चलो दैट्स इट। स्मूथर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था। आ गया वाला क्वेश्चन यार। अच्छा देखो, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। दे स्मूदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, तो स्मूदर्ड का मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं किसी चीज को बुझाने के लिए यूज होता है, अनकिंडल, है ना, या पुट ऑफ कर देना, बुझा देना, कवर कर देना। तो डाउस्ड इज द करेक्ट आंसर, सी डाउस्ड स्मूथर्ड के लिए। ठीक है, इसका मतलब सफोकेट समझ सकते हो या स्टिफल समझ सकते हो, गला घोट देना, चोक कर देना। ठीक है चलो, तो भाई अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। माई डाउट भाई हमें कैसा पता होगा, तेरे में तू डाउट लिख देता तो मैं पढ़ लेता ना। क्या यार पता नहीं, बिल्कुल ही कॉमन सेंस सालों के सड़े हुए हैं। देखो ये देखो सर, क्लास के क्वेश्चन के साथ शेड्यूल और रीडिंग करनी है। भाई पहले तो शेड्यूल लिखो तुम, मेरे को क्यों टॉर्चर कर रहा है यार भाई। शेड्यूल की स्पेलिंग तो लिख ले, तू क्या शेड्यूल फॉलो करेगा, तेरे से शेड्यूल की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है यार। कभी जीवन में तूने ये वर्ड भी ऐसा नहीं कि पहली बार आज देखा हो, सुना हो, पढ़ा गया हो शेड्यूल, तो स्पेलिंग नाटी क्या लिखा है, शेड्यूला, शेड्यूल पता नहीं क्या। अरे यार भाई मैं रोज लिखता हूँ शेड्यूल की स्पेलिंग बोर्ड पे, वो भी देख लिया अगर। सबसे पहले तो शेड्यूल की स्पेलिंग सही कर यार, टॉर्चर टॉर्चर हो जाता हूँ तुम्हारे क्लास में भाई। और प्रेशर ऐसे डाल रहा था मेरे को, पता नहीं कितना खतरनाक डाउट पूछ लेगा आज कि मुझे किताबें फाड़ देना पड़ जाएंगी अपनी।
मेरा डाउट, मेरा डाउट, मेरा डाउट। यही तो मुसीबत है भाई, तुम खुद एक चलता फिरता डाउट हो। परेशानी है तुम्हारे दिमाग में भसड़ बनी हुई है, कुछ भी पढ़ो, पर तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ो, अपने दिमाग को खोलो, लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर सेल्फ सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्लोर करो भाई। चलो मिलता हूं तुमसे अपनी अगली क्लास में, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और जिंदगी में जरूर उतारते रहो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।